नमस्कार, एनजीएन के खास शो शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी ज़रूरत समाज को है, जिनकी ज़रूरत देश को है और ख़ास तौर से प्रगतिशील देशों को। हमारे आपके मन में जब हम मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो हमें सामान्यतः वह अंतर भी नहीं समझ में आता कि मनोवैज्ञानिक क्या है, मनोचिकित्सक क्या है। दोनों के बीच एक पतली रेखा है, लेकिन अंतर जो है वो बहुत बड़ा है। भारत जैसे देश में तेजी से एक कमी महसूस की जा रही है मनोवैज्ञानिक की, ताकि वह मनोचिकित्सक से बचा सके। यदि आपके पास बेहतर मनोवैज्ञानिक हैं तो यकीन मानिए कि आपको मनोचिकित्सक की कमी नहीं खलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की प्रसिद्ध मनोचिकित्सक छवि दामने से। मैम, एनजीएन न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के बीच का जो अंतर है वो क्या है? अगर आप देखें कि मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के बीच का जो फ़र्क है, उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर उसमें सिर्फ डिग्रीज़ और एक प्रिस्क्रिप्शन का फ़र्क होता है। जैसे एक मनोचिकित्सक जो है उसकी एमबीबीएस की डिग्री होती है और वो एमडी साइकेट्री में करता है, और बिकॉज़ उसने मेडिकल पढ़ा होता है, उसने एमबीबीएस किया होता है, उसको आपके बॉडी के शरीर के बारे में चीज़ें पता होती है, आपकी कैसी वर्क करी है, क्या है। तो वो उसके बेसिस पे अगर ज़रूरी नहीं है हर केस में ज़रूरत हो, पर अगर आपको ज़रूरत हो अगर किसी दवाई की, अगर एक्सट्रीम केस जो बहुत ही रेयर होता है, बट आज के ज़माने में अगर इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पड़े तो वो ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे तो उनका जो बेस होता है मनोविज्ञान में होता है। उनका एमए साइकोलॉजी, बीए साइकोलॉजी एक बेस होता है। वो आप स्पेशलाइज होते हैं थेरेपी करने में, अलग अलग तरीके की उन्होंने थेरेपी सीखी होती है, काउंसलिंग करते हैं वो। बस वो सिर्फ दवाइयाँ नहीं दे सकते। तो अगर हम एक रूप से देखें तो एक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक एक टीम के जैसे साथ में वर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा भेदभाव नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के बीच में, खाली डिग्री और एक समझने की बात है। अगर जब हम मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक की बात करते हैं तो जैसे हमारे देश में डॉक्टरों को बहुत माना जाता है, तो जब वो मनोचिकित्सक की बात आते हैं तो लोग शायद इतना संकोच नहीं करते जाने में जितना मनोवैज्ञानिक का अगर हम बात करेंगे। जैसे हम उनका नाम लेते कि आप जाके उनको दिखाइए, तो लोगों के अंदर जो एक इमेज बनी हुई है, जो एक छवि बनी हुई है उस चीज़ को लेके कि भाई अगर हम जाते हैं तो हम पागल हैं या हम पागल थोड़ी हैं, जो हम बहुत कॉमन सुनते हैं लोगों से। जो पहला नोशन आता है, पहला एक विचार आता है, भावना आती है, तो ये उस बारे में है कि हम जो मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक ये नहीं होता कि भाई हाँ हम सिर्फ पागल के साथ डील करते हैं, ऐसा। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की जो संख्या है और जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं वो बेहद कम है, और ये लगभग तमाम प्रगतिशील देशों में है। इसको आप कैसे देखती हैं? प्रोग्रेसिव कंट्रीज में और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके दोनों के बीच में एक आपके है पैनल में एक मनोवैज्ञानिक होगा, मनोचिकित्सक होगा। मनोवैज्ञानिक तो कम से कम होगा, क्योंकि चिकित्सा तो एक दूसरा स्टेज है, पहले आप लक्षण तो पहचानिए। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। उसमें काफ़ी सारे चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले है एक अवेयरनेस क्रिएट करने की। लोगों को पता ही नहीं होता कि कब क्या हो रहा है उनके साथ। दूसरी बात, अगर जितना जल्दी जैसे हम स्कूल टाइम से ट्रेन करना चालू करें ताकि लोग पहचानने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या लक्षण है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे एक बच्चा आया, वो एकदम हमेशा से अच्छा है, अचानक उसके बिहेवियर में एक परिवर्तन है। तो क्या हम बच्चों को ये ट्रेन कर पा रहे हैं, टीचर्स को ट्रेन कर पा रहे हैं, लोगों को आसपास समाज में जो ये ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है कि भाई हाँ इसमें कुछ आया चेंज, मतलब क्या हुआ है। तो सबसे पहले उसके लिए एक सोसाइटी, समाज में अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात कि जब आज हम इंडिया की बात करते हैं जो एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें हमको ये ध्यान बहुत रखने की ज़रूरत है कि जो कम्युनिटी है
वो आपको जैसे हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि कभी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप आपके दोस्तों के पास चले जाइए, तो हमारे पास जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कई बार सिर्फ वो सपोर्ट सिस्टम के पास जाना काम नहीं आता, क्योंकि हमको ऐसा एक एनवायरनमेंट चाहिए, हमको ऐसी एक जगह चाहिए जहाँ मैं जो बोलूँ वो सेफली सुना जाए, मैं जो फील कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर विचार चल रहे हैं, उसको ये बोल के ना मतलब जाने दिया जाए कि नहीं तू ज़्यादा सोच रहा है, तू ये हो गया है वो हो गया, बट कि ठीक है मैं समझता हूँ कि तुम जो सोच रहे हो, तुमको कैसा महसूस हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। तो वो जो हम बोलते हैं कि एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड जो चाहिए, एक इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ वो सेफ फील कर सके, सिक्योर फील कर सकते, और अपने जो अंदर की एकदम डीप जो इमोशंस है, भावनाएं, विचार है, वो उन लोगों उनके सामने रख पाए आराम से, खुले विचार से, और उनको पता है कि सामने कोई उनको जज नहीं करेगा। दूसरा, जैसे मैंने बोला, अवेयरनेस की ज़रूरत है, साथ साथ में लोगों को ट्रेन करने की भी ज़रूरत है। कई चीज़ें ऐसी हैं हमारे देश में कि आज आप जैसे इमोशंस की बात करते हैं, वो एक फंडामेंटल चीज़ है। आप लोगों को हेल्प करें समझने में उनके साथ क्या हो रहा है। अक्सर क्या होता है, लोगों को कुछ फील होता है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम या तो भाग जाते हैं उस चीज़ से, या हम दूसरी चीज़ करते हैं, हम उसको फेस ही नहीं करना चाहते। तो जब तक ये रहेगा तब तक लोगों के अंदर और प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेगी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को भले बोले कि हम उनके साथ हैं, हम उनको थोड़ी टिप्स दें, टेक्निक्स सिखाएं, कि आप उनको रिकग्नाइज़ करना सिखाएं कि भाई आपके साथ जो फील हो रहा है, जो इमोशन है या जो भी विचार आ रहा है, वो क्या है, नॉर्मल है आना, उसके साथ कैसे डील करें, उनको एम्पावर करें। तो जितना एक एक हम लोगों के साथ वर्क करके एम्पावर करेंगे, भले कम्युनिटी को एम्पावर करेंगे, अवेयरनेस बनाएंगे, तो शायद ये जो आज हमको इतनी प्रॉब्लम्स फील हो रही है कि जैसे हमारे देश में ही देख लीजिए, हमारे देश में जो ज़रूरत है मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक की, हमारे पॉपुलेशन को लेके वो बहुत शॉर्टेज में। लेकिन अगर यही हम लोग अगर हमारे स्कूल टाइम से लगभग 1 लाख पे एक मनोचिकित्सक। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसे हम अगर स्कूल से ही लोगों को थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग देने लगे, एम्पावर करने लगे, ताकि वो अपने आप से भी थोड़ा खुद को डील करने लगे, तो शायद ये जो इतना बड़ा गैप आज हमको लग रहा है, जिसकी वजह से हमको लग रहा है इतनी सारी समाज में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शायद वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। एक सामान्य सवाल और सबसे अहम सवाल, एक आम आदमी को कब मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक का कंसर्न करना चाहिए? ऐसा क्या है कि अब मुझे लगे कि नहीं, अब मुझे बात कर लेनी चाहिए तो अच्छा है, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर आप बात करने की परिस्थिति। देखिए, हमारे देश में सबसे पहले तो आज के ज़माने में हम देखें तो ऐसे मैं दो शब्द यूज़ करूँगी जो बहुत कॉमन लोगों को, डिप्रेशन और एंग्जाइटी। अगर आज कुछ भी होता है, लोग बोलते हैं ये तो डिप्रेशन में चला गया, ये तो एंग्जाइटी में है। शायद लोगों को रियल मीनिंग भी नहीं पता डिप्रेशन का, कि डिप्रेशन क्या होता है। आज किसी को टीचर ने डाल दिया, बोले बच्चा डिप्रेशन में चला गया, शायद, पर क्या वो सच्ची में डिप्रेशन है? सोसाइटी भी उसके साथ एक अलग तरह से ट्रीट करने लगती है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने बोला कि हमको कब जाना चाहिए, तो सबसे पहले हमको जब सबसे बड़ा जो एक मैं जो मानती हूँ, सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है कि हमको कब जाना चाहिए, कि जब मैं खुद अंदर से खुश महसूस नहीं कर रही हूँ, या मुझे लग रहा है कि अब ये जो प्रॉब्लम है इसके साथ मैं डील नहीं कर पा रही हूँ, तब मुझे बिना झिझक के मुझे जाके एक मनोवैज्ञानिक को जाके या मनोचिकित्सक को जाके दिखा देना चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ एक नोशन है कि हम सिर्फ पागल लोग ही जाते हैं, या तुम जाओगे तो तुम पागल हो, या तुम किसी बीमारी से, जो हम बोलते हैं साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स, उससे तुम जूझ रहे हो। बट ज़रूरी नहीं है। आज शायद मेरे घर पे ऐसा वातावरण है कि इस घर पे शायद सपोज जॉइंट फैमिली रहती है, घर में झगड़े हो रहे हैं, और शायद मैं वो सहन नहीं कर पा रहा हूँ, डील नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ से, और मेरे को कोई चाहिए जहाँ मैं जाके वो एक्सप्रेस कर सकूँ कि भाई मेरे घर में क्या हो रहा है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे ये आता है, मुझे कोई सुनता नहीं है, या जो भी विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, वो जाके ओपनली एक्सप्रेस कर सके। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी समस्या से ही, इन द सेंस साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्स जो हम बोलते हैं, उससे ही जूझना पड़े। आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको इमोशंस में फेस करने से प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कोई करीबी जो आपको छोड़ के चला गया है उसके एक्सेप्टेंस में कि भाई हाँ वो नहीं रहा,
उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम है, आपसे नहीं बन रहा, कॉन्फ्लिक्ट है, आपको जो अचीव करना है आप नहीं कर पा रहे, उससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो ये सब चीज़ों को लेके आपको कोई फिजिकल हेल्थ इशू हो गया जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो आप उस चीज़ को, इन सब चीज़ों को लेके आप जा सकते हो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक को मिलने। और मैं एक बात अच्छे से बोल देना चाहती हूँ कि चाहे वो एक मनोचिकित्सक हो या मनोवैज्ञानिक हो, ये बात पक्की है कि जब आप जाएंगे आपको वो एक एनवायरनमेंट ज़रूर मिलेगा जहाँ आप अपनी बात, आपको जैसा फील होता है, आपको जैसा विचार आ रहे हैं, बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई आपको ऐसे जज करे, आप अपनी बात आराम से खुले से उनके सामने रख सकते हैं। इसको यदि आगे बढ़ाएं इसी सवाल को, तो शरीर जो है वो केमिकल बाउंडेशन है। हर आदमी का अलग तरह से एक ही घटना पे अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, वो हमारे केमिकल वही मनोविज्ञान है मोटा मोटी जितना समझ में आता है। एक 8 साल का बच्चा है और वो दूसरे 8 साल के बच्चे की तुलना में एक ही घटना को दूसरी तरह से रिएक्ट करता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, कोई आग से भागता है, कोई ऊंचाई से नीचे जाने में, और दूसरा बच्चा जाता है। तो उसको कंसर्न की ज़रूरत है कि नहीं? जी बिल्कुल ज़रूरत है। अब ये चीज़ एक ध्यान रखने जैसी है कि जैसे हमारे यहाँ 18 से अंदर उनको माइनर कंसिडर करा जाता है, तो अब जब आप माइनर्स के साथ डील करो आपको बहुत ध्यान से और प्यार से डील करना पड़ता है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि सपोज़ अब बच्चे को सपोज़ एक माँ मार रही है, वो आपको आके ये बोल रहा है, तो अब आपको एज अ मनोवैज्ञानिक आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर जो बच्चा आपको बोल रहा है आपको उसको भी एक कॉन्फिडेंस देना है, एक ट्रस्ट देना है कि भैया तुम जो बोलोगे वो मेरे पास सुरक्षित है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, अगर एक्सट्रीम केस में मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई ये बच्चा ऐसा चीज़ कर रहा है कि जो उसको नुकसान करेगा, तो मेरे को पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा, बिकॉज कल को कुछ बच्चा करे और वो मेरे ऊपर आए, वो मेरे को भी प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मेरा एक जो बोलने का ढंग है वो इस तरीके से होगा कि बच्चे पे हावी ना हो, तो मुझे बच्चे को प्रोटेक्ट भी करना है। रही बात दूसरा कि जैसे हम बोल रहे हैं कि एक ही सिचुएशन है, उसके नज़रिए अलग अलग है, तो अब उसके लिए देखिए, जैसे सबसे पहले बात है कि जैसे एक छोटा बच्चा है जो बचपन में आग से खेल रहा होगा, शायद जल गया, उसका खुद का एक एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो डर बैठ गया है उसके अंदर, तो वो जाके बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक को कंसल्ट कर सकता है उस फियर के साथ वर्क करने के लिए। दूसरा एक तरीका होता है जो मैं हमारे एक सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, सीयर, SEER, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। तो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, जो कंडीशनिंग होती है, जिस तरीके से हमको बताया जाता है ये सही है, गलत है, ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सही गलत, गुड बॉय बैड बॉय, वो जो हम लेबल्स देते हैं, तो उससे जो हमारा नज़रिया बनता है तो वो भी बहुत मैटर करता है कि भाई आज एक बच्चा किस तरीके से उस सिचुएशन को परसीव करता है, उसको समझता है, और दूसरा बच्चा बिकॉज उसका पूरा अपब्रिंगिंग, कंडीशनिंग, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस अलग है, तो वो उसकी वजह से वो उस सिचुएशन को अलग तरीके से लेगा। लेकिन जैसे आप बच्चे को बोल रहे हैं उसको ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं कि बच्चे नहीं जा सकते, हम बच्चों के साथ भी वर्क कर सकते हैं। तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे हम प्ले के थ्रू कर सकते हैं, आर्ट के थ्रू कर सकते हैं, गेम्स के थ्रू कर सकते हैं, या जस्ट टॉक थेरेपी जो हम बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बड़ों के साथ वर्क कर सकते हैं, बच्चों के साथ नहीं, हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। नहीं, ये सवाल इसलिए अहम है कि वेस्टर्न बच्चा जो होता है, जो धारणाएं आपके बचपन में बनती है वही आपको इन फ्यूचर काम आती है। यदि शुरू में आप एग्रेसिव हैं तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप 35 साल के बाद शांत हो जाएंगे। जो अर्बन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनमें स्कूल बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ करता है? फैमिली के साथ और स्कूलिंग में। और एक एज ग्रुप के बाद वो फैमिली से भी ज़्यादा स्कूल में टाइम करता है। तो स्कूल में एक मनोवैज्ञानिक होता है जो उनको ऑब्जर्व करता है कि चीज़ें बिगड़ कहाँ रही, और वो उनकी फैमिली को बुला के पेरेंट टीचर मीटिंग में कंसर्न करते हैं। कुछ कॉन्वेंट स्कूल में भी ये सिस्टम है, नॉर्मल लेवल पे इंडिया में नहीं है। तो एक बड़ा गैप तो वहीं छूट जाता है ना। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला कि हमको अगर आज हमको उनको, जैसे हम बोलते हैं जैसे कि आज की तैयारी, कल की तैयारी आज से शुरू करो,
तो जैसे हम ये बोलते हैं तो सेम वे अगर हम इसको लॉजिक को अगर हम लगाए मनोवैज्ञानिक में, तो जितना जल्दी, जैसे कितनी बार ऐसा होता है, बिकॉज जैसे आप बोल रहे हो स्कूलों में इतना ज़्यादा गैप है कि नहीं है, काउंसलर्स होते हैं तो भी नहीं एफिशिएंटली हो रहा है उस लेवल पे जो होना डिलीवर होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जैसे खासतौर से बच्चियों को, जो बच्चियों की स्कूल है वहाँ पे तो वो कह भी नहीं सकती अपनी बात। जी बिल्कुल एग्जैक्टली तो अब उसमें दो चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे अब कुछ होते हैं जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं जो बच्चों में होता है। अब कितनी बार हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो अनडिटेक्टेड चले जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। अगर वो ही वहाँ सही टाइम पे स्कूल लेवल पे इंटरवीन हो जाए, अर्ली जो हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में अर्ली इंटरवेंशन, तो अगर जल्दी से उसका डायग्नोसिस हो गया, इंटरवेंशन हो गया, तो शायद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक बच्चा स्पेसिफिकली हम जब एडोलेसेंस तक की बात करते हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि शायद सिर्फ मनोवैज्ञानिक अकेला चेंज नहीं ला सकता, उसमें आपको टीचर्स, पेरेंट्स, पूरी कम्युनिटी एज ए सोसाइटी को साथ में मिलके वर्क करना है। और जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, एक सिंपल लॉजिक है, कोई ऊपर चढ़ना चाहता है तो हम उसको नीचे खींचते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसी कम्युनिटी बनाएं कि जहाँ हम एक दूसरे को मोटिवेट करें कि हम ऊपर उठे, पुश करें कि चलिए हम साथ देते हैं आपका। फैट की फिलॉसफी थी सोसाइटी को, उसको कंप्लीट कर। जी बिल्कुल। तो अगर तुमको आज ऐसा फील हो रहा है, चलो हम तुम्हारा साथ देते, तुमको लेके जाते, जहाँ सपोर्ट करना चाहिए लोगों को एक दूसरे को कि हाँ तुमको अगर ऐसा फील हो रहा है, जाके तुम एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक को जाके देखो। उसके बदले हम उन पर मजाक उड़ाते हैं, उनको लेबल करते हैं, या उनमें डर है लोगों में कि भाई हम जाएंगे तो लोग हमको पागल समझेंगे। तो जब एक बच्चे की बात आती है तो जितना जल्दी हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, हम जितना जल्दी इंटरवेंशन करेंगे उतना अच्छा है। और स्कूल इज़ अ बेस्ट प्लेस, क्योंकि वहाँ पे इटसेल्फ वो लोग इतने लोगों से मिलते हैं, दूसरे दूसरे रिलीजियस बैकग्राउंड है, कल्चर बैकग्राउंड है, टीचर्स से सीखते हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम से सीखते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो अवेयरनेस, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इतना मेजर रोल प्ले कर सकता है वो अवेयरनेस डील करवाने के लिए कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, ये है वो है, तो आप जाके सीधा हेल्प करिए, सीख करिए। और दैट टू अगर कोई जाके सीख कर रहा है जैसे स्कूल में, तो अब हमको क्लास को भी समझाना है कि उसका मजाक नहीं उड़ाए, क्योंकि क्लास को भी समझना ज़रूरी है कि हाँ उसको शायद कुछ फील हो रहा है, कुछ इमोशन है, या वो ऐसी परिस्थिति से जा रहा है कि शायद वो डील नहीं कर पा रहा, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि भाई उसके साथ क्या है। तो हमको जो हम बोलते हैं सेंसिटाइजिंग, हमको हमारी समाज को, हमारे लोगों को, हमारी सोसाइटी को सेंसिटाइज करवाना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट भी उसको एक अलग कोने में ले जाके खड़ा कर देता है। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको अलग कोने में ले जाके खड़ा कर रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी उसको एक तरीके से अलग देख रहे हो, आप उसको लेबल कर रहे हो। हम ये चाहते हैं कि हम अगर कोई फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी से गुजर रहा है, डिप्रेशन से जा रहा है, तो हम उसको अलग नहीं देखें, हम उसको वही एक एज ह्यूमन, एज इंसान के तौर पे देखें। बस सिर्फ ये समझे कि उसको, जैसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि थोड़े प्यार की ज़रूरत है, अभी थोड़ी सी हेल्प एक कंधा चाहिए जहाँ पे वो अपनी बात बिल्कुल उसको एक हेल्प चाहिए, क्योंकि वो एक बार इनिशियल स्टेज में उसको वो मदद मिल गई, उसको हेल्प मिल गया, तो वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। व्हेन आई एम सेइंग बैक टू नॉर्मल, मतलब जैसे जो हम बोल रहे हैं कि अलग कर रहे हैं उसको, तो वो जैसे हम जब अलग करते हैं हम सेग्रीगेट करते हैं कि ये नॉर्मल है नहीं है, तो मीन्स हम उसको रिहैबिलिटेट कर पाएंगे वापस नॉर्मल एनवायरनमेंट में, जहाँ लोग उसको शायद लेबल नहीं करें, अलग से नहीं देखें, उसके इमोशन की स्पीड कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, उसको समझ सकेंगे लोग। क्योंकि जैसे अगर हम अलग करते हैं तो या तो आप अलग अलग कर रहे हो उसको समझाने के लिए, उसको बात करने के लिए, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे लोगों को समझाएं, उसको रीज़न दे कि आपने ऐसा क्यों किया। आप उनको बोलो कि अब वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसके बेटरमेंट के लिए, इंस्टेड कि भाई हाँ वो उसको मजाक उड़ा रहे हैं, उसको नीचे खींच रहे हैं, वो सब है। तो बेटर है कि आप उनको समझाएं कि वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं पॉजिटिव वे में उसको हेल्प करने के लिए अंदर। अभी यंग एज में सुसाइड के मामले बढ़े हैं और बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। कोटा जैसे शहर हैं, दिल्ली, साकेत नगर है, जहाँ बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं, और उसकी एक बड़ी अच्छी स्टडी रिपोर्ट आई है जो पुलिस ने ऑब्जर्व किया तमाम केसेज में। तो वो सुसाइड करने के कुछ दिन पहले से अपने आप को अकेला कर लेते हैं, कैंटीन में मेस में खाना खाना जाना बंद कर देते हैं,
मोबाइल स्विच ऑफ एकाएक होने लगता है, और फिर बाद में पता चलता है कि 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना के बाद जब भी वो सुसाइड कर लेते हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब हम सुसाइड, क्योंकि पुलिस का ये मानना था कि इन तमाम घटना के पीछे यदि एक उनको कोई ऐसा मिल जाता जो कहता कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आपका आगे हो जाएगा, अभी तो इतने महीने बाकी है, तो ये नहीं होते। देखिए, जब हम सुसाइड की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड होता है। अब जैसे हमारे देश में से आपने दिया एग्जाम्पल कोटा का, साकेत नगर का, तो वहाँ सबसे पहले आप देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है। कंपटीशन मतलब बच्चा डरेगा क्योंकि मुझसे ये आगे निकल गया तो आईआईटी की सीटें हैं, देश में जितने बोर्ड है सबके टॉप 100 भी पार्टिसिपेट करें ना तो कम पड़ जाए। जी। तो देखिए, अब आपको ये चीज़ हमको बचपन बचपन तो नहीं, मतलब जैसे हायर स्कूल में आता है वो समझाने की ज़रूरत है कि जैसे आईआईटी आईटी ही ऑप्शंस नहीं, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। आप सच्ची उसमें ये भी रोल पे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं तुम यही करोगे, आपका ड्रीम उनके साथ जुड़ जाता है, ड्रीम उनके साथ जुड़ जाता है। कई बार फादर जो का parents- स्ट्रगल जुड़ जाता है, स्ट्रगल, और कई बार जो पेरेंट्स नहीं कर पाए, जैसे उनको डॉक्टर बनना था वो नहीं बन पाया, तो वो अपने बच्चों पे फोर्स करते हैं, या मैं इंजीनियर नहीं बन पाया या तुम इंजीनियर ही बनोगे। तो कई बार आज के ज़माने में भी कितनी बार ऐसा होता है कि जो करियर डिसीजंस होते हैं कई बार वो पेरेंट्स लेते हैं, और शायद वो बच्चा वो कई बार नहीं पेरेंट्स ही लेते हैं। एक्सेप्शंस भी होते हैं। बट जैसे हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे सच्ची में क्या करना चाहते हैं उनको वो चॉइस दी ही नहीं जाती है। दूसरा, जैसे मैंने बोला, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके विचार, आपके भाव, खास करके आप इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि शायद आपका जो एक थिंकिंग पैटर्न है इतना नेगेटिव हो जाता है, आप सोच ही नहीं पाते कुछ पॉजिटिव। आपको लगता है कि शायद मैं इतना सब झेल रहा हूँ, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, उससे ईजी वे उनको लगता है कि मैं मेरी लाइफ ले लूँ, क्योंकि उनको लगता है कि जितनी भी समस्याएं मुझे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो मुझे फील हो रहा है उसका एक ही सल्यूशन है, वो है कि मेरी जान ले लो। दूसरा, अगर हम जैसे बचपन से ही हम उनको सिखाएं रिकग्नाइज करना कि मुझे क्या इमोशंस फील हो रहे हैं, और वो हम एज यंग एज हम से जूनियर सीनियर केजी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक इमोशंस तो सिखा ही सकते हैं। आपको हैप्पी फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है या गुस्सा आ रहा है, इतनी बच्चों को भी इतना समझ में आता है कि उनको आज कैसा फील हो रहा है। तो अगर हम बच्चों को भी रिकग्नाइज करना सिखाएं उनको क्या फील हो रहा है क्या है, तो शायद काफ़ी हद तक हम उनको बचा सकते हैं ये स्टेट से आने। क्योंकि जब तक वो सुसाइड तक पहुंचते हैं उनका जो थिंकिंग पैटर्न है एकदम एक्सट्रीम जा चुका होता है, उनको हर चीज़ लगता है कि नहीं ये मेरी वजह से ही हो रहा होगा, मैं ही हूँ, ऐसा ही है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं वो एक जो होप है वो छूट जाती है उनके अंदर। तो वो होप को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है जिससे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, हम उनका जो एक थिंकिंग पैटर्न होता है, जैसे हम बोलते हैं एक ब्लैक एंड वाइट, यही सही है मतलब यही सही है, यही है तो यही, एक वो रिजिडिटी या फिक्स्ड स्टेट में चला जाता है जिसकी वजह से वो दूसरी साइड जो पिक्चर है वो देख ही नहीं पाते कि भाई ऐसा है। तो ये सब चीज़ें उनके विचारों को समझना कि भाई अच्छा ये विचार है चलो लिखो, ये कई बार लिखने से भी आपने भी देखा होगा कि हमको ध्यान आता है कि भाई हाँ ये ऐसे टाइप के विचार आ रहे हैं, मुझे क्यों आ रहा है, बिकॉज मैं शायद ऐसा फील कर रहा हूँ कि शायद मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो वो जब हमारे विचार हमको हेल्प करते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम को जानने में, हमारे इमोशंस को जानने में, साथ साथ में हमको जैसे बोला कि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कई बार सुसाइड इसलिए होता है क्योंकि वो सोचते हैं कि हम ये किसी से जाके बोल नहीं सकते, या हम बोलेंगे तो उनको शेम फील होता है, फेलियर का भाव, फेलियर का भाव है। शायद में लगता है कि हम जाके किसी को बोलेंगे तो कोई हम पे हंसेगा, तो उनके अंदर एक शेम भी होता है कि मैं किसी को जाके नहीं बोल सकता या बोल सकती। तो जब ये सब, जैसे मैंने कहा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक फिनोमिना है, तो उसमें सिर्फ इंडिविजुअल के साथ वर्क करना ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम कम्युनिटी के साथ भी वर्क करें। क्योंकि अगर आप WHO के हिसाब से भी देखोगे जो उन्होंने दिया है कि हम जिस तरह गाइडलाइंस की हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसमें है कि कम्युनिटी इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, जहाँ पे हम अवेयरनेस बढ़ाएं, समझाएं लोगों को कि भाई क्या हो रहा है, उनको रियल बताएं कि भाई जैसे ही आपको अगर ये सिम्टम्स दिखते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। जैसे आज हमको पता है मेडिकल में किसी को कभी कुछ हुआ तो आपको कैसे ABC देना है, वो हमको बेसिक फर्स्ट एड किट है वो सब ट्रेनिंग दी जाती है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग।
तो सेम तरीके से अगर हमको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं अलार्मिंग, जैसे आपने बोला कि बच्चे अलूफ होना शुरू हो जाते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं, तो उसमें लोगों को अगर अवेयरनेस है दूसरे बच्चों को भी जो ये नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो सीधा एक अथॉरिटी को लाके नोटिस में देना चाहिए कि भैया ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, इतने दिन से इसको खाते हुए नहीं देखा, ये नहीं है। तो शायद वो जो नोट चेंज हुआ है उसका अवेयरनेस आता है, अगर लोगों को पता पड़े कि भाई अच्छा ये चेंज हो रहा है, तो शायद हम सही टाइम पे इंटरवीन करके उसको बचा सकते हैं। ये WHO की गाइडलाइन पे आपने बात की, इंडिया जैसे देश में जहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिकल बेस पे, सोशल बेस पे, रिलीजियस बेस पे, कल्चर बेस पे, कल्चर हमारे यहाँ बड़ा इशू है, उन सब के बीच पुअरनेस है, तमाम चीज़ें हैं, उन सब के बीच में वो गाइडलाइन कहाँ है? वो तो ज़मीन पे ही नहीं है। जब गाइडलाइंस की बात करें वो ज़मीन पे इसलिए क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ये नहीं है कि जैसे आज जैसे बेसिक एक प्रॉब्लम हुआ, मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे उससे डील करने के लिए पता नहीं है कि मैं कैसे डील करूं, क्योंकि हाँ ब्रेकअप हुआ है और कोई आपको बोले कि नहीं मुझे कुछ फील नहीं हुआ, ये शायद मैं भी ना मानूं। आपके ब्रेकअप के कुछ तो फील होगा, इमोशन है। तो जब आप वो सिखाएंगे इमोशंस के साथ डील कैसे करना है, महसूस कैसे करना है, क्या फील हो रहा है, उसके साथ रहो, भागो मत। आज मुझे दुख फील हो रहा है, मेरे को रोना आ रहा है, रो। हम जैसे आप जो बोल रहे हो गाइडलाइन से कल्चर है, हमारे कल्चर में खास करके हम लड़कों के लिए देखते हैं। आप जैसे ही बात करते हैं कि ब्रेकअप है इसका, तो सोसाइटी आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगती है। आप मोहल्ला बदल के दूसरी जगह चले जाते हैं कि इनसे पिंड छुड़ाओ, जो होना था वो तो। जी बिल्कुल, जजमेंट आ जाता है। दूसरा जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ टैग होता है कि लड़के रोते नहीं हैं, हमारी कंडीशनिंग होती है लड़की जैसे क्यों, हाँ लड़की ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, लड़कियों के जैसे क्यों रो रहे हो। तो जब आप ये लेबल्स दे रहे हो, टैगिंग दे रहे हो, कंडीशनिंग कर रहे हो, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि हम इमोशंस के साथ कैसे डील करें या उसको कैसे फील करें कि अच्छा मुझे ये फील भी हो रहा है। बहादुर बच्चे रोते नहीं। हाँ तुम बहादुर हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, जो ये कंडीशनिंग होती है। एंड अक्सर फिर यही जाके बड़े जब होते हैं वो लोग, उनकी इमोशनल मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट करता है, उनके रिलेशंस में बहुत इम्पैक्ट करता है। तो जब अगर बचपन से जैसे ये अवेयरनेस नहीं है, डील करने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये जो गाइडलाइंस है अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। तो जब गाइडलाइंस की अगर हम बात करते हैं तो वो तो बहुत दूर की बात है। अगर हम बेसिक इंटरवेंशन प्रोग्राम्स बना दें, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स बता दें, कम्युनिटी में वर्क करें, सोसाइटी में वर्क करें, लोगों को ट्रेन करें कि शायद ना जज करो, आप ये नहीं करो, तो शायद वो गाइडलाइंस की शायद हमको ज़रूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि एज अ कम्युनिटी हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को समझने में, और जितना नीचे ना खींचने में उतना हम ऊपर खींच रहे हैं लोगों को। उतना बड़ा मेन फोर्स हमारे पास था। वो इसलिए नहीं है सर क्योंकि जैसे मैं बोला अवेयरनेस नहीं है। जैसे आपने रेशियो दिया कि उतने कम लोग हैं हमारे पास जो उस चीज़ को लेके डील पे वर्क कर सकते हैं। दूसरा जैसे मैंने बोला आज भी अवेयरनेस नहीं है, तो सबसे पहले हम हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के पास जाते हैं। अब उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स के साथ आप बात कर लेते हो, फैमिली के साथ बात कर लेते हो, वो आपको कुछ एडवाइस दे देंगे कि नहीं नहीं ऐसा होता रहता है ये वो, तो आपको लगता है ठीक है हो गया। तो जहाँ पे आपको एक्चुअली में प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है वो आपको मिलती ही नहीं है। दूसरा जैसे एक वो कहावत है इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, तो हमारी सोसाइटी को या हमारे देश में ज़्यादा मैं ऐसा बोलूँगी, लोगों को अच्छा लगता है इग्नोरेंस में रहने में, वो फेस ही नहीं करना चाहते कि उनको क्या फील हो रहा है। तो जब तक लोग आके फेस नहीं करेंगे, जब तक लोग आके नहीं बोलेंगे क्या हो रहा है, कैसे फील हो रहा है, वो एक साइड है। दूसरा जहाँ लोगों को अवेयरनेस, आज कितने लोग ऐसे हैं बोलते हैं कि उसमें फाइनेंशियल अर्निंग, जैसे आप एक मनोवैज्ञानिक की बात करें, मनोचिकित्सक की बात करते हैं, तो बोले आप इसमें क्या कमाएंगे, क्या इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, शायद नहीं भी है। तो लोगों को वो अवेयरनेस भी चाहिए, हमको इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए भी वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये प्लेटफॉर्म जी बिल्कुल। तो अगर करियर प्लेटफॉर्म पे अगर हम इतने लोग डेवलप कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक, तो शायद जो आप रेशियो बोल रहे थे वो शायद शॉर्ट हो जाए, और जो इतने हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं समाज में, जैसे हम सुसाइड के देख रहे हैं, तो शायद वो रिड्यूस हो जाएंगे। और शायद एक जो हम बोलते हैं कि अगर आपको पता है कि यूरोपियन नेशंस जो होते हैं वो हैप्पी कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और अगर हम उसी इंडेक्स में देखें तो हम बहुत नीचे आते हैं।
हम अगर उस इंडेक्स में देखें डिप्रेस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हम ऊपर के रैंक्स में आते हैं। तो शायद ये जो रिवर्स होना चाहिए कि हम हैप्पीएस्ट कंट्री में ऊपर आने चाहिए, डिप्रेस कंट्री में नीचे आने चाहिए, तो वो पॉसिबल हो सकता है। आपने कई की बात की, कई का स्टाइल बदल गया है, कॉर्पोरेट पैसा है, तमाम हाई एंड फायर की पॉलिसीज हैं, आप कब हैप्पी होते हैं, मिठाई ख़त्म नहीं होती कि आप फायर हो जाते हैं, टारगेट अचीव है, ये एक बड़ा टेंस है और इसको सोसाइटी फील कर रही है। और इसी से एक जुड़ा सवाल है कि जो जॉइंट फैमिली का कल्चर था, कॉर्पोरेट ने वो छीन लिया। वो दोनों जाके कहीं ना कहीं आपके दिमाग को हैंगर करते हैं, उनको चोट करते हैं, और कभी लगता है कि सब छोड़ के गांव चले जाते हैं। तो देखिए, अब उसमें दो चीज़ें, जो जॉइंट फैमिली का कल्चर था उसके खुद के एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। अब आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है कॉर्पोरेट जॉब्स की वजह से, जब लोग एक से दूसरी जगह सिटीज़ में जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। तो जैसे हम बोलते थे कि जॉइंट फैमिली में आपका सपोर्ट सिस्टम है क्योंकि इतने लोग साथ में रह रहे हैं। न्यूक्लियर में वो नहीं रहा इतना, बिकॉज आप हो, आपके पार्टनर है, आपके बच्चे अगर है तो वही उतने लोग रह रहे हैं। तो अब जब हम कॉर्पोरेट और न्यूक्लियर का हम देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि शायद घर पे कुछ हुआ, उसका गुस्सा जाके काम पे निकलता है, वो इम्पैक्ट करता है आपके वर्क फोर्स पे, वर्क प्रोडक्टिविटी पे। वर्क में कुछ हुआ तो उस पे आके आपका घर पे निकल रहा है। तो और ऑल्सो जैसे हमारे इकोनॉमिक जो हमारा जो डेवलपमेंट है कंट्री का जो चल रहा है, उसमें वर्किंग आवर्स जो कहते हैं ऑफिशियली पर ऊपर नीचे होते हैं, तो उसका एक स्ट्रेस रहता है, प्लस आपके टारगेट्स होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं, सब है। तो उसमें जो आपका स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी होता है, काफ़ी सारी कंपनीज़ कर रही हैं, बट बहुत ज़रूरत है और भी ज़्यादा कंपनीज़ में एक मनोवैज्ञानिक की, जहाँ पे वो हेल्प कर सकता है कि कैसे आप बैलेंस ला सके आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कितने लोग बोलते हैं ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, कर सकता है, बट आपको आना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। तो वो हम ट्रेन कर सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं आपको उस लाइफ में। दूसरा कि फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइफ में कुछ इशू हुआ, तो आपके पास अगर ऑफिस में एक मनोवैज्ञानिक है तो आप जाके उससे बात कर सकते हो, आपको हेल्प कर सकता है उस चीज़ में, ताकि उसका असर आपके काम पे नहीं आए। काम पे कुछ हुआ, आप जाके हेल्प लें वहाँ पे, ताकि उसका असर फैमिली पे नहीं आए। तो उस तरीके से भी बैलेंस बना रह सकता है जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं या जब हम कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हैं। तो जैसे टेंशन का है तो कई सारी कंपनीज़ में हम ये प्रोग्राम्स भी करते हैं या कर सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पे हम वर्क करते हैं, हम उनको टेक्निक्स देते हैं, समझाते हैं। हम सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप्स है कि हम उनको बताएं कि आप अपने आप से पहले कनेक्ट हो, अपने आप को सोचें, मेरे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं, क्या पूरे दिन में मेरा दिन में आज क्या क्या मुझे विचार आए, मेरे बारे में क्या हुआ आसपास, मुझे कैसी भावनाएं आई, कैसे इमोशंस आए। वो रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, वो भी बहुत ज़रूरत है। शायद अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें और देखें कि अच्छा आज ये चीज़ ऐसे हुई, मैंने ये रिएक्ट किया, मैंने मेरे घर वालों के साथ ऐसे बिहेव किया, फिर लगता है बाद में फिर लगता है यार नहीं ये नहीं करना चाहिए था, आगे आपको गिल्ट। जब आप लेकिन इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप सच सीख भी रहे हो कि ठीक है इस टाइम मैंने ऐसे कर लिया, नेक्स्ट टाइम शायद मैं अलग तरीके से डील कर पाऊँगा। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरत है। जब आप एक कॉर्पोरेट लाइफ की बात करते हो तो वहाँ पे भी एक मनोवैज्ञानिक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मनोविज्ञान में डायरी लिखने की एक अपनी बड़ी खास अहमियत है, आप इसको कितना वेटेज देती है, क्योंकि इसमें अलग अलग की अलग अलग धारणा है। जी, डायरी राइटिंग जैसे अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही बेस्ट थेरेप्यूटिक वे है। अब मेरा तरीका थोड़ा अलग होता है कि मैं बोलती हूँ कि आप जब डायरी लिख रहे हो, हम अच्छे मोमेंट्स भी लिखते हैं और ज़्यादातर हम ऐसे लिखते हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि हम सैड मोमेंट्स है या कुछ झगड़े हुए जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। सेल्फ ऑनेस्टी वाला जो मसला। जी बिल्कुल, और हम शायद दूसरों से शेयर नहीं कर सकते ये सोच के कि वो हमको जज करेगा या शायद वो समझ नहीं पाएगा हमें, क्योंकि ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम ये सोचते हैं कि वो हमको समझ नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि आज अगर हम जैसे मेंटल हेल्थ की बात करें, ये पॉइंट मुझे अभी ध्यान आया कि हमको वो चाहिए जो हमको समझ पाए, वो लोग चाहिए जो हमको सुन सके। आधी से ज़्यादा तकलीफ़ हमारी वहाँ कम हो जाएगी जहाँ सिर्फ लोग हमको सुनेंगे, बिना कोई राय दिए, एडवाइस दिए, सजेशंस दिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ हम बोल दें, तो हमारे अंदर जो भी ऐसे हमने ऐसे बाहर डाके डंप कर दिया, बोल दिया, तो वो एक चीज़ है।
तो जैसे वही चीज़, क्योंकि आज हम एक पर्सन टू पर्सन में नहीं कर पा रहे, शायद वो डायरी हेल्प कर रही है। तो जब हम लिख देते हैं तो हमारे अंदर के जो विचार है, भावना है, वो सब निकल जाती है। तो वो हमको एक तो शांत कराने में हेल्प करती है। दूसरा, कई बार जब हम लिखते हैं तो लिखते लिखते भी हमको काफ़ी बार इंसाइट्स आ जाती हैं कि अच्छा ओह ये ऐसा ऐसा हुआ था, ये जब मैं ऐसी थी तब ऐसा हुआ। तो वो और हमको डेप्थ में जाने में हेल्प कर देता है और हमको और अच्छा फील करवाता है। दूसरी तरीके से जैसे मैं बोलती हूँ कि आपके जो भी विचार, आपको ने सैड मोमेंट्स है, आपको ये फील इमोशन फील हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को गिल्ट फील हुआ, तो मैं तो ये भी बोलती हूँ कि आपको जितने इंसिडेंट्स याद है जब आपको गिल्ट फील हुआ था, वो सब लिख के या तो आप फाड़ के फेंक दीजिए या उसको जला दीजिए, क्योंकि आप वो करने से आपके अंदर से, फिजिकल बॉडी से भी आप वो इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हैं। दूसरा एक हेल्प जो जर्नलिंग या डायरी राइटिंग जो हेल्प करता है कि जब मैं उसको लिख रही हूँ तो मैं जब अगर बाद में जाके वो पढ़ती हूँ तो शायद हो सकता है कि मेरे को एक पैटर्न दिखे, एक पैटर्न जो एक बिलीफ से रिलेटेड हो, एक विचार, एक धारणा से रिलेटेड हो, जो मुझे हेल्प करे कि अच्छा मतलब ये मैं मेरे बारे में सोचती हूँ, ये बिलीफ है मेरे बारे में। तो जिसकी वजह से अब मुझे पता है कि ये जो भी मुझे फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं ये एक शायद बिलीफ, ये प्रक्रिया बना के बैठी हूँ मेरे बारे में। तो वो उसमें भी रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है। तो मैं तो एडवोकेट करती हूँ कि जितने हो डायरी राइटिंग करिए, या जब एक छोटा सा इंसिडेंट भी हो गया आप उसको लिखें, क्योंकि उस लिखने में आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मुझे एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है, और वो डेप्थ में जाएगा और विचार आएंगे, तो आप वो सब पूरा लिख के रिलीज़ कर दीजिए। आपको लिखने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वापस पढ़ें, आप सिर्फ लिखते जाइए, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं इट इज़ आप इंटरप्ट नहीं हो रहे किसी चीज़ से, तो जो विचार भावना है वो आपके साथ फ्लो में आई जा रही है, तो वो सब लिख के फिर आप रिलीज़ कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन जो है, शहरीकरण जो है, वो इसमें कितना जोड़ पाता है, क्योंकि एक बड़ा कारण जो मानसिक पीड़ित है वो शहर में है। गांव में आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा जो आपको कहेगा कोई बात नहीं, हमारी अपेक्षाएं यहाँ ज़्यादा बड़ी हैं, चैलेंजेस ज़्यादा बड़े हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, लोगों के पास समय नहीं है, एक एक अपार्टमेंट इतने बड़े बड़े हैं कि एक एक गांव से ज़्यादा आबादी है, लेकिन हमारी पहचान 503, 402 ए ब्लॉक बी ब्लॉक से है। जी बिल्कुल, जैसे अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो जैसे बोला हमने, चैलेंजेस है, कॉम्पिटिशन्स है, सोसाइटी में है, प्रूव करने की ज़रूरत है हमको कि हाँ भाई हम ये है वो है, तो उससे एक अलग लेवल का तनाव, प्रेशर तो क्रिएट होता ही है। और वो प्रेशर आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो बहुत यंग एज से शुरू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कंपैरिजन, इसके पास वो है, उसने ऐसे किया, तूने ऐसे क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में हम भूल जाते हैं कि वो जो एक इंडिविजुअल है, जिसे आप बोले कि उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, वो जो है हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं। वो नोटिस ही नहीं होता। जी बिल्कुल, क्योंकि हम बिजी हैं कंपैरिजन करने में। हम शायद ये भूल जाते हैं अच्छा इसका बच्चा इसमें अच्छा है, इसका बच्चा इसमें अच्छा है, लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि वो एक अलग है, ये अलग है। शायद ये बच्चा अच्छा है ड्राइंग में या पेंटिंग में, तो मैं उसको रिकग्नाइज करूँ, उसको पहचानूँ और उस पर फोकस करूँ। हमारा टाइम कहाँ फोकस होता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रेंथ, एक्सेप्टिंग एज ए इंडिविजुअलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, हमारा ध्यान दूसरों में रहता है। तो हम हमारे से ज़्यादा हमारा ध्यान दूसरों में रहता है। वही ध्यान अगर हम हमारे ऊपर लाए तो शायद हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। वही हम अगर रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो रूरल एरियाज़ के अपने एक चैलेंजेस है। हमारे यहाँ फिर भी चलिए अवेयरनेस है थोड़ी बहुत चीज़ों को लेके, अंडरस्टैंडिंग को लेके, मनोवैज्ञानिक को लेके। गांव में तो कभी अभी भी शायद काफ़ी ज़्यादातर वही नोशंस ओझा जी हैं, वो चल रहे हैं। हाँ, और जैसे ओझा है वो नोशंस चल रहे हैं। तमाम देवी देवता भूत प्रेत सब महिलाओं को आते जी हैं। बिल्कुल। तो शायद रूरल एरियाज़ में हमारे पास ज़्यादा चैलेंज है, क्या कि पहले सबसे पहले उनको एजुकेट करने के लिए, समझाने के लिए कि भाई साइंटिफिकली क्या सही है क्या गलत है। रूरल में वो चैलेंज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हम जब अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। लेकिन सुसाइड का रेशियो जब हम देखते हैं तो ये जो हमारा सभ्य समाज है, शहर जिसको हम कहते हैं, वहाँ ज़्यादा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हम नहीं जानते, क्योंकि आज जैसे अगर एक बच्चा थोड़े साइंस दिखा रहा है चेंज, तो शायद पेरेंट्स को भी नोटिस में नहीं आता, या
वो भी नहीं समझते कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कुछ, या ये जो बदलाव हुआ है इसका क्या रीज़न है। तो अगर वो अवेयरनेस, वो ट्रेनिंग दी जाए, ना कि सिर्फ बच्चों को स्कूल से, बट समाज को भी उनको सेंसिटाइज कराया जाए कि ये क्या बदलाव आ रहा है, क्यों आ रहा है बच्चे में, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अब अर्बनाइजेशन में, जैसे आपने बोला, अर्बन शहरों में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो शायद सब कहीं ना कहीं उसमें इतना बिजी हो गए हैं कि अपने आप को भूल गए हैं। और उसलिए जैसे हम बोलते हैं ना कि लोग गाँव में जाते हैं छुट्टियों में या ग्रीनरी के पास अपने आप से कनेक्ट करने, पीस ढूंढने, क्यों? बिकॉज शायद हमारे शहरों ने, जैसे इतनी भागदौड़ है, हमारे यहाँ इतना स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है, कि शायद वो जो इंटरनल पीस है वो ही नहीं छोड़ा है हमारे अंदर। तो जब अगर खुद के अंदर ही आपके अंदर पीस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एज अ समाज, हम सोसाइटी, हम दूसरों को हेल्प करें? क्योंकि हम लोग बिजी हैं कंपैरिजन में, इसमें उसमें, उसने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, अरे वो वहाँ पहुँच गया, तुम यहाँ हो, वो है, ऐसा है, वो ऊपर पहुँच गया, तुम नीचे के नीचे रह गए। अगर कोई ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है साथ, तो हम उसको कैसे देखेंगे कि भाई हम उसके बारे में ये अफवाहें फैलाएं या कुछ करें जिससे कि हम उसको नीचे खींच सकें, ऊपर उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब जब हम जैसे मैं दूसरों से ही ऊपर नहीं आते, तो हम हमारे ऊपर, हमारे को अंदर क्या फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, हम किसको जाके ये ओपनली शेयर कर सकते हैं, सेफ फील कर सकते हैं कि जहाँ मेरी भावनाएं, विचारों को एक्सेप्ट किया जाएगा जैसे जो भी है। तो वो सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एज अ कम्युनिटी हम वर्क करें, अवेयरनेस डेवलप करें उसके लिए। आपने ये ऑब्जर्वेशन की बात की, हमारे यहाँ एक धारणा है, 10th के बाद जब हम 11th में जाते हैं, यदि ए प्लस है तो पीसीएम मिलेगा, ए है तो पीसी भी लेगा, बी प्लस है तो कॉमर्स लेगा, उसके लास्ट में जिसको कुछ नहीं मिले वो आर्ट्स लेगा। तो जैसे मैं मेरा ही किस्सा आपको बताती हूँ। हाँ, मैं ये सवाल इसलिए जोड़ रहा था कि आपको कभी आपके दोस्तों ने, घर वालों ने नहीं कहा कि ये क्या कर लिया यार, मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी? मेरा कॉन्ट्राडिक्शन बताती हूँ। मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरी मदर भी पीजीटी केमिस्ट्री में है, तो दोनों साइंस बैकग्राउंड से अच्छे। नोशन ये है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया मुझे। तो 10th तब मैं आई तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि मैं मेडिकल नहीं कर सकती, क्योंकि खास करके एक पॉइंट के बाद जब आपको वो पूरा जो ऑपरेशन जो होता है वो नहीं होता मुझसे, मुझे पता है मुझसे होता ही नहीं। इमोशन का तो वो मैं श्योर थी, और ना इतने साल मेरे अंदर हिम्मत थी, मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि मैं इतना पढ़ पाऊँ। मुझे मेरा कैलिबर पोटेंशियल शायद पता था कि मैं शायद इतना साल नहीं पढ़ पाऊँ, तो वहीं पे मेडिकल हो गया कैंसिल। जब मैं 10th में थी तब AI-EEE करके होता था, जब ये JEE नहीं था तब AI-EEE था। तो मेरी, जैसे अगर 10th में हम लोग 50-50 दो सेक्शन से अगर 100 मानते हैं एवरेज पे, तो उस 100 में से अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 80, मैं तो कम बोल रही हूँ, शायद 85 ले ली थी, चलो, सब AI-EEE की प्रिपरेशन का था। जो जैसे ना, तो बुक बाद में आती है, वो तो पहले जैसे वो बोलते हैं ना, भेड़ बेकरियों की चाल में एक के पीछे एक सब निकल गए, तो वो चीज़ थी। तो वो देख के मेरे को लगा यार ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं करना। तो मैं वो भी क्लियर हो गई कि मेरी इंजीनियरिंग नहीं करनी। नंबर्स में मैं अच्छी नहीं थी, अकाउंट्स भी नहीं था, कॉमर्स, तो ये भी क्लियर था कि भाई अकाउंट्स नहीं लेना। तो मैंने 10th में, तब हमारी CGPA होता था, 10 CGPA था मेरा, उसके बावजूद मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया। तो लोग आज जैसे मेरे पेरेंट्स को क्वेश्चन करते कि अरे उसने ह्यूमैनिटीज़ लिया, साइकोलॉजी लिया, तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ जाता है कि भाई वो चांस नहीं था, चॉइस थी। तो जो आप पूछ रहे थे कि ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि नोशन ऐसा है कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता या जो वीक है, एवरेज है, पुअर स्टूडेंट्स है, वो ही ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं। बट आज के ज़माने में अगर आप देखें तो नोशन भी बदल रहा है। आज के ज़माने में कितने बच्चे ऐसे हैं जो शायद साइंस छोड़ के, वो कहते हैं ना, एक ज़माना बदल रहा है धीरे धीरे, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं। लेकिन 11th के लैब में ह्यूमैनिटीज़ के, साइकोलॉजी के टीचर ही नहीं है स्कूलों। जी बिल्कुल, क्योंकि अब उसके लिए तो साइकोलॉजी के टीचर्स भी नहीं है, दूसरे काफ़ी इतने स्कूल्स भी नहीं हैं जो साइकोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे क्योंकि टीचर नहीं है तो कहाँ से? जी बिल्कुल, and बहुत कम स्कूल्स हैं जो ह्यूमैनिटीज़ भी ऑफ़र कर रहे हैं। हमारे अहमदाबाद में देखिए बहुत कम स्कूल्स हैं जो ह्यूमैनिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। तो अब जैसे जिनके पास नहीं रहता, जो ये नोशन है कि भाई हमारे पास नहीं है तो हम ह्यूमैनिटीज़ चले जाते हैं,
तो ये एक बहुत ही ख़राब एक नोशन है। लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ह्यूमैनिटीज़ में क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। वो ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनके लिए आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ मतलब ड्राइंग पेंटिंग हो गया। लोगों को ये पता ही नहीं है क्या सब्जेक्ट्स आ सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के अंदर। और वही सब्जेक्ट फिर आगे जाके अगर आप जीपीएससी यूपीएससी और ये सब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वही एग्जाम्स देनी पड़ती है, मतलब वही सब्जेक्ट्स में से आपको पढ़ना पड़ेगा। बड़ा अच्छा आपने कहा यूपीएससी का, इसका डबल स्टैंड है। ये 11th में ना ये माना जाता है कि जो पुअर है स्कोर है वो लेता है, और जब यूपीएससी में जाता है तो जो टॉपर होता है उसका एक सब्जेक्ट ये फिक्स है, एक ये ले लीजिए और एक आप ले लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो वो फिक्स जैसे देखेंगे तो वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में से फिक्स होता है। तो तब जब वो पढ़ रहे तब वो कोई नोशन या धारणा नहीं आती कि तुम ह्यूमैनिटीज़ के लिए सब्जेक्ट ले, क्योंकि तब वो लग जाता है टैग यूपीएससी की प्रिपरेशन है। वही चीज़ स्कूल लेवल पे जब हम ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स की बात करते हैं तो अच्छा वो ह्यूमैनिटीज़ कर रहा है, वो आर्ट्स कर रहा है, क्योंकि अभी भी धारणा ये है कि साइंस मतलब ओ टॉप का बच्चा है, कॉमर्स उसके बाद, या अब आज के ज़माने में हम देखें तो साइंस कॉमर्स पैरेलल चल रहा है, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ तो नीचे ही है। तो वही चीज़ जैसे अगर मैं बोल रही थी कि अब ज़माना थोड़ा बदल रहा है कि लोगों में जैसे अवेयरनेस आ रही है, समझ में आ रहा है कि हर किसी को साइंस में नहीं जाना, और वो इसलिए भी है क्योंकि लोगों के अंदर नोशन ऐसा है ना साइंस मतलब बेस्ट। तो जब तक वो एक धारणा नहीं बदलेगी कि नहीं ह्यूमैनिटीज़ में भी अच्छे हैं सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, तो वो भी एक फ़र्क पड़ता है। दूसरा कितनी बार प्रेशर, बच्चों को ह्यूमैनिटीज़ करना होता है लेकिन नहीं, प्रेशर पेरेंटल प्रेशर आता है कि नहीं आपको साइंस ही करना है, भले उनका पोटेंशियल नहीं हो, कैलिबर नहीं हो, इंटरेस्ट ही नहीं हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें उनका पोटेंशियल एप्टीट्यूड या कैलिबर ही नहीं होता वो साइंस पढ़े, उनको इंटरेस्ट भी किसी और में होता है, ह्यूमैनिटीज़ में, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स में हो गया, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स में हो गया, दूसरे सब्जेक्ट्स में, लेकिन नहीं हम साइंस ही करवाएंगे। केमिस्ट्री के फार्मूले याद करने हैं, फॉर्मूला याद नहीं, फिजिक्स में आपको फॉर्मूला सम सॉल्व करने, डेराइवेशंस करने, वो सब करना है। आपको कभी ये ट्रीटमेंट इशू आया? क्योंकि ये जो टीनेज होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट एज होती है, आपका जब कैरेक्टर डेवलप होता है। साइंस के बच्चों को स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन भी दूसरी तरह से ट्रीट करता है, और ये आर्ट्स वालों को पीटीआई के भरोसे छोड़ देते हैं लंबा डंडा लेके। पीटीआई के भरोसे तो नहीं छोड़ते, मैं ऐसा बोलूँगी, बट जैसे मैं बोलूँ अलग तरीके से करता है, क्योंकि पता है कि उससे ओवरऑल परसेंटेज जो स्कूलिंग है, जैसे आज हर स्कूल वही देखेगा कि हमारा इमेज बना रहे हैं प्लस गेट की। जी बिल्कुल। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम वो फोकस करता है कि भाई रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रेडिंग परसेंटेज क्या है, तो इसके वजह से भी हमारे वो वेरिएशंस आ जाते हैं। बट वही अगर हम ह्यूमैनिटीज़ में देखें तो ऐसा नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ में भी सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हो, कुछ सब्जेक्ट्स जो साइंस में ऑफर किए जाते हैं जिनमें आप 100 on 100 भी ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई साइंस ज़्यादा है ह्यूमैनिटीज़ कम है, बराबर के हैं, इक्वल वैल्यू है, इक्वल इम्पॉर्टेंस है। बल्कि हम तो ये बोलते हैं कि आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे, मैंने शायद ये कहीं पढ़ा था कि किसी ने सजेस्ट किया था कि इवन साइंस में भी जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट है वो ऑफ़र करे जाने चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से, मैं अगर मिस्टेकन नहीं हूँ तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है गुजरात में, अहमदाबाद में, जो कंपलसरी करा है, जिसने कि जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसको कंपलसरी एक टर्म्स के लिए या एक फर्स्ट ईयर के लिए ऐसा कंपलसरी उसको सोशल साइंस के पेपर्स पढ़ना ही है, कंपलसरी करा है। और जो कि ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप एक चीज़ समझिए, आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, भले आप साइंस कर लीजिए, पर जब तक आपको सोसाइटी में रहना है तब तक आपको सोशल साइंसेस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम जो सेग्रीगेशन लेके बैठे हैं साइंस कॉमर्स सोशल साइंस का, वो एक पॉइंट के बाद ना वो सेग्रीगेशन काम ही नहीं करता, क्योंकि आप एक वो पूरा एक टीम वर्क है। तो जितना हम उसको मिक्स करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उनको, उतना ज़्यादा बेटर है आगे की जनरेशन्स के लिए। तो वो इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंसेस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव। जब मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सब विदेशी नाम हैं, तो हम उनसे सीधे कनेक्ट नहीं हो पाते। इंडिया में हम आते हैं तो ओशो के बाद कोई बड़ा नाम हमें आया नहीं जिसने अपनी एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी बनाई है, और ओशो को मनोवैज्ञानिक माने कि नहीं माने उस पर भी तमाम सवाल हैं।
तो आप इसको कैसे देखती है? इंटरनेशनल जब तक रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता, जबकि हमने दूसरी फील्ड में बनाया, इसमें नहीं बना पाए। देखिए ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी हैं ऐसे मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक। हम आज भी नाम लेते हैं तो फ्रायड से चालू गए कि वहाँ जी बिल्कुल, क्योंकि फ्रॉयड से चालू होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत इंटेंसिव वर्क करके एक फाउंडेशन दी थी थियोरीज़ के लिए। हाँ, लेकिन मैं जब अगर इंडिया की बात करती तो ऐसा नहीं है। इंडिया में भी काफ़ी ऐसे हैं, जैसे हम बोलते हैं हम अवेयर नहीं हैं, हमको नाम नहीं पता है, क्योंकि शायद हम पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम, अगर जैसे हम साइकोलॉजी की बात करें उसमें भी हम उनके बारे में इतना नहीं पढ़ाते। मैं वही नाम ले रहा हूँ जो सिलेबस में। जी बिल्कुल, तो मैं वही कहती हूँ, वो उनके बारे में भी हमारे सिलेबस में इतना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे हम जानते हैं, जैसे जेपी दास करके हैं, ही इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड, ही इज़ बिल्कुल, तो उनके बारे में सब जानते हैं, तो ही इज़ अ इंडियन। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में, मनोविज्ञान के फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करा है, या लोग उनको इंटरनेशनली नहीं जानते। बहुत लोग हैं, बट जस्ट बिकॉज उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि क्या उस लेवल पे हमारे इंडिया में ऐसा है कि नहीं। और दूसरा ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर हम इंडिया में देखें, अगर हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप देखिए बाकी सारी कंट्रीज़ में फ़िलॉसफी से चालू हुई थी, तो वहाँ पे वो इतने सालों से चल रहा है। इंडिया में तो अभी इट्स लाइक बहुत कम वर्षों में इसका इतना डेवलपमेंट हुआ है। तो वो नोशन भी है कि अभी हम मे बी आप 2 साल 5 साल और दे, तो हमारे इंडिया से ही इतने सारे लोग आएंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस होंगे साइकोलॉजी। मनोवैज्ञानिक का काम पॉजिटिव मोड पे बात ख़त्म करना है। हम भी इसी पॉजिटिव मोड पे बात ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये धारणाएं बदलेंगी कि पागल ही जाते हैं और रस्सी से बंधे होते हैं, लेकिन यकीन मानिए अकेलेपन को यदि कोई दूर कर सकता है तो वो मनोवैज्ञानिक, क्योंकि मन से शरीर है, शरीर से मन नहीं होता। आपका यदि मन कमज़ोर होगा तो शरीर कमज़ोर होगा, और नए मनोवैज्ञानिक निकलेंगे इस समाज से तो तनाव भी कम होगा। आपने एनजीएन न्यूज़ से बात कैसे किया? थैंक यू।